पिछला दिन 2-3 न्यूमेरिकल दिया गया था, सब पर काम कर रहे हैं। उसको बना लीजिए, काहे कि संडे को डिस्कशन होगा तो बना के रखिएगा, तभी पॉसिबल है उसको डिस्कस करना। हेडिंग डालिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं CN से। इसके बारे में एक और बात जानिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में 2 जगह पढ़ना है, एक सॉलिड स्टेट में और एक पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर है ओवरऑल उसमें। लेकिन दोनों टॉपिक अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट वाला पूछा है या कोऑर्डिनेशन नंबर नम्मा चैप्टर वाला पूछा है। तो पहले पढ़ लीजिए, बाद में देख लेंगे कि कैसे समझेंगे। लिखिए, डिफाइन कीजिए तो इसको। कोऑर्डिनेशन नंबर का 2 डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है, लिखा भले 2 गया हो डेफिनेशन, लेकिन बात एक ही है। तो दोनों में से कोई एक याद रख लेंगे एग्जाम के टाइम में, अभी तो दोनों को लिख लीजिए और समझ लीजिए वो क्या है। देखिए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का जो सबसे पहला डेफिनेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर अराउंड ईच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका प्रॉपर मतलब क्या है, इसकी समझ क्या है, आप ये समझिए। बताओ इसे। नियरेस्ट नाइबर्स का क्या मतलब होता है? जो सबसे नजदीकी पड़ोसी हो, वही ना। कुछ ऐसा ही बात यहाँ सच में है। देखिए, हम कुछ स्फेयर को यहाँ सजाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहां पर हम 15-16 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रेगुलर वे में अरेंज किए हैं। अब आप किसी एक बीच वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर विचार कीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला। अब बताइए कि इस बॉल के आजू बाजू में ऐसा कितना एटम है जो सबसे नजदीक है और इक्वी डिस्टेंस पर है? बोलिए तो। इस बॉल के आजू बाजू में मात्र 4 ऐसा एटम है जो इसके सबसे नजदीक है और इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी उसी को हम कहेंगे नियरेस्ट नाइबर्स। देखिए,
कैसे ये चार नजदीक है वो समझिए। इस बॉल से देखो तो ये बॉल एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये बॉल टच कर रहा होगा, ये बॉल टच कर रहा होगा और ये बॉल टच कर रहा होगा। यदि गलती से आपके दिमाग में ये वाला बॉल आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए ये इसकी दूरी ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा, इसकी दूरी भी ज़्यादा है, इसकी दूरी भी ज़्यादा है, इसकी दूरी भी ज़्यादा है। और क्या लगता है कि आप इस तरह से बॉल को अरेंज कीजिएगा तो ये येलो कलर से जो हम लाइनिंग किए हैं, क्या वो बॉल उसके टच में आ पाएगा? कभी भी नहीं आ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि इस तरह के अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 4। The total number of nearest neighbors around each individual constituent particles। आप इसी की नहीं, आप इस पर भी जाइए। ये वाला जो बॉल है ये चारों तरफ से कितने से सटा हुआ है? इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है, इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है। तो बताइए फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही आएगा ना। अब आपके दिमाग में कहीं गलती से आ गया कि सर ये कोना वाला बॉल को देखिए, तो सबसे पहली बात कि किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर जब हम वर्क करते हैं तो कभी भी सरफेस पार्टिकल पर विचार नहीं करते हैं। हम जब भी विचार करेंगे या जब भी हम स्टडी करेंगे तो जो इंटायर पार्टिकल है उस पर बात करेंगे जो हर तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि सरफेस पार्टिकल एक अलग टाइप का चीज होता है और अंदर वाला पार्टिकल अलग टाइप का चीज होता है। अच्छा ये बताइए पूरे सॉलिड में सरफेस पार्टिकल ज्यादा रहेगा या अंदर वाला पार्टिकल ज्यादा रहेगा? तो जिसकी मेजोरिटी होती है हम उस पर काम करते हैं। और दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि नहीं हमको सरफेस वाला पर ही काम करना है तो आप जानिए आपको सरफेस पार्टिकल के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री के 5वें यूनिट में पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। वहां पर आप इसके बारे में जानिएगा। तो हम अंदर वाले पार्टिकल पर काम कर रहे हैं। तो बताइए ऐसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अब जरा सोचिए कि यदि हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर दें तो ये बताइए कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा या कुछ डिफरेंट होगा? डेफिनेटली डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अरेंजमेंट अलग है और यहां पर अरेंजमेंट अलग है। आप यहां पर इस बॉल को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बॉल टोटल 6 बॉल के संपर्क में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो बताइए अंतर है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अब बताइए कि ये वाला अरेंजमेंट भीड़ भाड़ वाला अरेंजमेंट है या ये वाला अरेंजमेंट भीड़ भाड़ वाला अरेंजमेंट? इधर वाला। आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। ऐसे भी आप समझिए कि एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें एक बॉल के संपर्क में मात्र 4 बॉल है, यानी एक बॉल से सटा हुआ मात्र 4 बॉल है। दूसरा अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें एक बॉल से सटा हुआ कुल 6 डिफरेंट बॉल है। तो निश्चित है कि जहां 6 सटा हुआ है वहां पर ज्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा। अच्छा कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 10 हो जाए तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज तभी होगा जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाए, अदरवाइज ये चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यहां पर देखिए लिखा हुआ है इट इज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सराउंडिंग द रेफरेंस एटम विथ कंडीशन शुड बी नियरेस्ट एंड ये क्या लिखा हुआ है? इक्वी डिस्टेंस। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का वह नंबर है जो 2 कंडीशन को फुलफिल करे। किस किस कंडीशन को? शुड बी नियरेस्ट मतलब उस रेफरेंस एटम के, यानी जिस एटम पर आप विचार कर रहे हैं उस एटम के वो क्या होना चाहिए? नजदीक होना चाहिए, सबसे नजदीक होना चाहिए। और दूसरा इक्वी डिस्टेंस मतलब वो सब आपस में समान दूरी पर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। लेकिन ये तो एक जनरल बात हो गया। अब हम किसी सॉलिड पर कोऑर्डिनेशन नंबर को समझते हैं कि वो क्या होता है। देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और फेस सेंटर्ड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब ये कैसे होता है इस बात को ढंग से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वो तो हम बस ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर को समझाने के लिए आपको बता रहे थे। हमारे सामने में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, आप ये मान लीजिए कि इसका सारा बॉल आपस में बिल्कुल समान है, सबका सब ब्राउन है या ग्रीन है, जो भी है सब एक जैसा है। और ये स्ट्रक्चर स्केलेटन में दिखाया हुआ है
इसमें ये सारे बॉल को हम बड़ा कर दें तो कैसा दिखेगा, वो सब आप पीछे वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। अभी ये बस छोटा छोटा है, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पर एक यूनिट सेल, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल, चौथा यूनिट सेल, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, टोटल 8 यूनिट सेल इसमें दिख रहा है। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह भी दिखेगा कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वह सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर है और कहीं भी नहीं है। तो बताइए इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे? सिंपल क्यूबिक, एससी यही है ना जी। अब इसमें हम एक अंदर वाले एटम पर काम करते हैं। इस पेन का जो पॉइंट है इस पर थोड़ा देखिएगा, ये कहाँ हम कह रहे हैं। देखिए इसको, देख रहे हैं? बताइए इस बॉल के सबसे नजदीक और समान दूरी पर कितना बॉल है और किधर है? ऑफिस का गेट लगा दो, बोलिए। 6 कहाँ कहाँ दिखा आपको? देखो इस पॉइंट को देखना, इस बॉल से इस बॉल की दूरी, नीचे वाले बॉल की दूरी, बताइए बराबर है कि नहीं? इस बॉल से ये वाला दूरी, इस बॉल से ये वाला दूरी, इस बॉल से पीछे ये वाला दूरी और इस बॉल से ये वाला दूरी, ये सब आपस में समान है। तो 4 बॉल हो गया उसके अपने प्लेन में, और एक बॉल हो गया उसके ऊपर और एक बॉल हो गया उसके नीचे। तो इस हिसाब से ये पता चला कि एससी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6 होगा। और यकीन मानिए यदि इस सारे बॉल को फुला दिया जाए तो जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आप बोले हैं ना, वो सारा का सारा 6 बॉल इस बीच वाले बॉल से सट जाएगा, यदि आप ऐसा अरेंजमेंट कर पाते हैं तो। क्या क्लियर है ये चीज? तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 6। क्लियर है ये आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एस सी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। अच्छा ये बात सिर्फ समझा जा सकता है और फाइनली आप बाद में नहीं समझेंगे तो रट लीजिएगा, लेकिन समझा हुआ रहेगा तो रटना आसान है, नहीं समझा हुआ रहेगा तो रटना भी मुश्किल होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए दूसरे अरेंजमेंट के लिए, बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर हम बात करते हैं। देखो इधर, यदि हम इसको बॉडी सेंटर्ड बनाना चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर को यदि हम बॉडी सेंटर्ड बनाना चाहते हैं तो बताइए इसमें हम क्या परिवर्तन करेंगे? सारे क्यूब के बीच में, सेंटर में, जैसे इस क्यूब के सेंटर में एक बॉल रखेंगे, फिर इसके तो वहां पर तो किसी एक के सेंटर में नहीं रहेगा ना जी, सब के सेंटर में ना बॉल चला जाएगा। तो इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में, इसके आगे भी जितना बॉल होगा सबके सेंटर में बॉल रखेंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह। अब यदि हम उस सेंटर वाले बॉल को रिफरेंस एटम मान लें तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस बॉल से कुल नियरेस्ट जो नाइबर्स है वो 8 आएगा, 4 ऊपर और 4 नीचे। और यदि इस सारे बॉल को फुला दिया जाए तो ये सेंटर वाला बॉल ऊपर वाले चारों बॉल से सट जाएगा और नीचे वाले चारों बॉल से सट जाएगा। याद कीजिए वो स्माइली वाला जो बीसीसी स्ट्रक्चर है, ये बीच वाला बॉल कितने से सटा हुआ रहता है? 8 से। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? 8। क्या क्लियर है ये? तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अब आइए एफसीसी पर। एफसीसी वाला थोड़ा भारी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मतलब आप ये बताइए कि क्या इस दोनों में दिक्कत है या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं आप? क्लियर है ना ये? देखिए अब अगला एफसीसी। एफसीसी, इसी को यदि हम एफसीसी बनाना चाहें तो क्या करेंगे बताइए? सारे कॉर्नर के पोजीशन के, सारे कॉर्नर पोजीशन के अलावा और बॉल कहाँ रहेगा? फेस के सेंटर में। फेस के सेंटर को ढूंढिए आप। जैसे देखो ये जो फेस है, ये वाला क्यूब का ये सामने वाला जो फेस आपको दिख रहा है ये वाला, बताइए एक बॉल यहाँ बीच में रहेगा, एक बॉल यहाँ बीच में रहेगा, आया ना? इसके बीच में रहेगा, 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 हर जगह ना बीच में बॉल आ जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, किसी एक बॉल को आप पकड़ लीजिए, किसी भी एक बॉल को, और उस बॉल से आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए। जैसे हम मान लीजिए
आप लोग को बढ़िया से दिखता है क्या? ये कैमरा पर कैसे आ रहा है वो तो नहीं पता। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये बीच वाला जो बॉल है ना, यहाँ पर हम बॉल मान रहे हैं इस पॉइंट पे, बीच में, ठीक है, दिख रहा है? बताइए, इस बॉल के बीचों बीच ये वाला जो बॉल है इस चारों बॉल के संपर्क में होगा कि नहीं? कितना बॉल के संपर्क में आया? 4। तो इस रिफरेंस एटम से इक्वी डिस्टेंस पर जो नजदीक है वो 4 दिखा। होता कितना है? लिखा हुआ है ना जी, 12। तो अभी दिखा कितना? 4। बचा कितना? इस 8 में यदि आप कोई एक ढूंढ लो तो बाकी 7 अपने आप दिख जाएगा। बताइए तो, और बॉल कहाँ है इसका? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ये ये और ये सब बराबर है ना जी। तो इस पॉइंट से इतने दूरी पर और बॉल कहाँ है? तो आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक कांटी मार के और धागा इतना लेके चारों तरफ घुमा दो ना, देखो कहाँ कहाँ जाता है। देखो ये कहाँ कहाँ जाएगा। ये वाला दूरी और ये ऊपर का जो सतह होगा और ये वाला दूरी, बताइए समान दूरी पर होगा? यदि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो निश्चित है कि फेस का डायगोनल ये बी ऊपर वाले फेस के डायगोनल के सेंटर के बराबर होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, ये डायगोनल और ये मतलब ये सेंटर, इस फेस का सेंटर और ऊपर वाले फेस का सेंटर आपस में समान होगा, और ये वही दूरी होगी जो दूरी यहां से इसकी होगी। यदि आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब बताइए, एक बॉल दिख गया, इसी तरह से यहां से ये वाला बॉल इधर भी बराबर होगा, यहाँ वाला बॉल इसके बराबर होगा, यहाँ वाला बॉल नीचे वाले के बराबर होगा। अब जो 4 इधर ढूंढे हैं वही 4 इधर भी मिलेगा। इस सेंटर से इस सेंटर का दूरी, इस सेंटर का दूरी, इस सेंटर का दूरी और इस सेंटर का दूरी बराबर होगा। लेकिन इस सेंटर से इस सेंटर का दूरी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट फेस हो गया ना, तो वो दूरी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कितना आएगा? ये 12। अब यदि आप इस पर भी नहीं समझ पाए तो ऐसे समझिए, अब जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको ये बात समझ में नहीं आएगा जो एग्जाम्पल अब हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक क्यूब में बैठे हुए हैं और आप एक सॉलिड सिस्टम के हिस्सा हैं। तो यहां पर इस तरह का करोड़ों क्यूब होगा, हाँ या ना? आप एक क्यूब में बैठे हुए हैं और यह एक फेस सेंटर्ड है, तो सारे कॉर्नर पोजीशन पर बॉल होगा और एक एक बॉल सारे फेस के सेंटर में होगा। क्या यहां तक कोई परेशानी है? अब हम थोड़ा क्यूब को चेक करते हैं। आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं ये हॉल है, इसके ठीक बगल में एक और हॉल होगा, दो हॉल हो गया। इस हॉल के ठीक पीछे इधर एक और हॉल होगा, 3 हॉल हो गया। पीछे वाले हॉल के ठीक बगल में एक और हॉल होगा, कितना हॉल हो गया? 4। देखिए कैसे कैसे हम बोल रहे हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जिस हॉल में बैठे हुए हैं ये हॉल, इसके ठीक बगल वाला हॉल, इस हॉल के ठीक पीछे वाला हॉल और इस हॉल के ठीक कोना कोनी वाला जो हॉल होगा वो। कितना हॉल हुआ? 4। और 4 हॉल इसके ऊपर भी मान लीजिए, कितना हॉल हुआ? 8। कुछ ऐसा ही नहीं ये बनाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, किसी फेस का सेंटर पकड़ते हैं, किसी भी फेस का सेंटर पकड़िए। जैसे मान लीजिए उस फेस का सेंटर पकड़ लो, उस सेंटर से चारों कोना का डिस्टेंस, वो वाला कोना, वो वाला कोना, वो वाला, ये सब आपस में इक्वल होगा कि नहीं? कहां से कहां बोल रहे हैं? सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस, बताइए बराबर होगा? अब वहां पर एक कांटी मार के धागा लेके वहां से लेकर उस कोना का दूरी माप लीजिए और उस कांटी को वहां फिक्स कर दीजिए, और धागा का जो दूसरा छोर है उसको आप घुमाना शुरू कीजिए। तो यकीन मानिए, यदि यह एक क्यूब है तो उस सेंटर से लेके इस सेंटर का डिस्टेंस आपस में बिल्कुल वही आएगा जो कॉर्नर का डिस्टेंस है। वहां से नीचे वाले का सेंटर होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, वहां से ऊपर वाले का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा, वहां से उस दीवार का जो सेंटर होगा वो इक्वल होगा। यानी जो एडजेसेंट फेस है उस दीवार के, वो सब का सेंटर बराबर होगा। लेकिन सामने वाला फेस, क्या ये एडजेसेंट फेस है? एडजेसेंट फेस कैसे है? क्योंकि सबका साइड जो है कॉमन साइड है। बताइए, वो वाला जो फेस है उस इस दीवार का वो साइड कॉमन है, ऊपर वाले का ऊपर वाला साइड कॉमन है, उधर वाली दीवार का वो वाला साइड कॉमन है, नीचे वाले फेस का नीचे वाला साइड कॉमन है। तो जितना कॉमन साइड होगा सबके बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। तो बताइए, 4 कॉर्नर से दिखा और 4 फेस के सेंटर से दिखा, कितना हो गया? 8। 4 अभी भी बचा हुआ है, वो कहाँ होगा? उस साइड होगा। जैसे आप इधर देखिए वैसे उधर देखिए,
उस सेंटर से उधर वाले क्यूब के नीचे का सेंटर, ऊपर का सेंटर, रोड साइड पीछे का सेंटर और इधर का सेंटर, कुल मिला के कितना हो गया? 12। अब आप यहां तक इस चीज को समझे तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो नहीं, और अच्छा नहीं। ये सब तो एक सिंपल चीज है जो सबको समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं समझे तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं, एक मात्र ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप इसको याद रखिए। सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 8 होता है, और फेस सेंटर्ड के लिए 12 होता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक शुरू से लेकर अभी तक में हम बहुत सारा चीज पर काम किए हैं। जैसे सिंपल क्यूबिक में हमने देखा भाग लेने वाले एटम 8 था, और पार्टिसिपेटिंग एटम टोटल 8 था, और इफेक्टिव एटम 1 था। बीसीसी के लिए हमने देखा पार्टिसिपेटिंग 9 था, 9, और इफेक्टिव एटम 2 था। फेस सेंटर्ड के लिए पार्टिसिपेटिंग एटम 14 था, और इफेक्टिव एटम 4 था। आप याद कीजिए तीनों के लिए, तीनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रेडियस को निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला हम पढ़े, a/2 √3 a/4 और समथिंग एक और था ना, a/2 √2। ये सब याद है आपको? आगे और भी बात अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो एससी बीसीसी और एफसीसी के बारे में कंप्लीट बात पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे कि एक क्यूब का कितना हिस्सा भरा हुआ रहता है, कितना खाली रहता है, ये सब बात आप वहां पर पढ़िएगा। वाइड पार्ट, भरा हुआ पार्ट, इन सब कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है होता है उसमें आगे आप देखिएगा। फिर अभी अभी और एक नया चीज देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, एक का 6 हुआ, एक का 8 हुआ, और एक का 12 हुआ। ये सब जो बात है ना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, इसीलिए इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे जब चैप्टर लास्ट होगा तो हम जब समराइज कर रहे होंगे इसको, तो हम आपको एक टेबल बताएंगे वहां पर, और इस टेबल से आपको सब बात पीछे जो पढ़े हैं, जो एग्जाम में आता है, वो सब इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल इसको लेके आगे बढ़िए। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो उसका जवाब होगा 6। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होता है, तो उसका जवाब होगा 8। और फेस सेंटर्ड के लिए 12 होता है। हो गया? लिख लिए? अब दो क्वेश्चन यहां से करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पहले आईटी मात्र एक पेपर लेता था, वो आईटी कहलाता था। अब होता है मेन और एडवांस। पहले जो मेन होता था ना, उसको कहा जाता था AI EEE, अलग एग्जाम होता था उसका, और एडवांस का अलग होता था जिसको हम लोग सिंपली आईटी कहते हैं। आज जो मेन और एडवांस है उसमें वही AI EEE मेन था, और एडवांस जो है वो सिंपल आईटी कहलाता था। ये क्वेश्चन पूछा है AI EEE 2002 में। लिखिए तो क्वेश्चन, और दोनों का जवाब फटाफट आपको देना है। लिखिए तो क्वेश्चन वो, इसमें नंबर मत डालिएगा, इस क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं करना। जैसे आप 6 तक नंबरिंग नंबरिंग किए हैं ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख के आगे बढ़िए। ये न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, बस एक समझदारी है सिंपल सा। आज तुम लोग क्लास साफ करोगे, बहुत जो है ना कुरकुरे और बिस्किट खा के फेंकते हैं। नहीं, आप थोड़े फेंकते हैं, ये सब हम खाए हैं, देखता है खाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। लड़की लोग खाती है? अच्छा, हिंदी मीडियम वाले सब।
कोई भी खाता हो क्लास तो गंदा है, और इसको साफ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। देखो ने कहा तो लगता है खैनी खा के फेंका है। देखो तो यहाँ यहाँ देखो तो, एक से एक जो है ना कुकर्मी पहुंचता है यहाँ। क्या होगा इसका जवाब बताइए, आंसर बताइए। अरे इतना तो सिंपल है यार, इसमें भी फंस रहे हो क्या तुम? ऑप्शन नंबर बताइए। देखिए कहता है सोडियम एंड मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी एंड एफसीसी टाइप क्रिस्टल, देन द नंबर ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ द रेस्पेक्टिव क्रिस्टल। सुनिए पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। आपसे यदि ये पूछता है ना कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना होगा, तो आप हमेशा समझिए आपको इफेक्टिव एटम पूछ रहा है। और यदि आपसे पूछेगा ना कि टोटल पार्टिसिपेटिंग एटम क्या होता है, ये यदि पूछना होगा कि कितना पार्टिसिपेट करता है, तो वो आपसे ये वर्ड लिख देगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम इन एससी और बीसीसी और एफसीसी। तो आप जो जवाब 9 10 टाइप से दे रहे हैं, इसका जवाब 9 और वाला नहीं होगा। सोडियम क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी में, इफेक्टिव एटम होगा 2, और मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी में, इफेक्टिव एटम होगा 4, और रेस्पेक्टिवली इसका आंसर होगा 2 एंड 4। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं है इसका आंसर, आंसर आपको पता है, सिर्फ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखिए। यहाँ क्वेश्चन किया गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए एफसीसी यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज, जहां आर क्या है? एटॉमिक रेडियस। ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, सही ऑप्शन ढूंढिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ए आपस में बात क्या करते हो रे? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एफसीसी में टोटल एटम का वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले आप ये बताइए कि एफसीसी में एटम होता कितना है। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए कि 4 बोले या 14 बोले। 14 जो होता है वो पार्टिसिपेटिंग एटम है, और आपसे एफसीसी पूछ रहा है ना, फेस सेंटर्ड क्यूब पूछ रहा है, तो क्या 14 का 14 एटम अंदर में रहता है? आपसे जब क्यूब पूछ रहा है तो आप हमेशा क्यूब के अंदर वाले एटम की बात कीजिए, इसका मतलब आप इफेक्टिव एटम की बात कीजिए। हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी? 4। And volume of one atom, because atom is a sphere, then volume of one atom is equal to 4 by 3 pi r cube. Then the total volume of atoms present in FCC is equal to total volume of total atom. It means total 4 atom. 4 into volume of one atom, 4 into 4 by 3 pi r cube. It means 16 by 3 pi r cube इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी नंबर, 16 by 3 pi r cube। स्टार लगाएंगे, हीटिंग डालेंगे। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर।
सुनिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। चेंज करो इसे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों बॉल है, टेनिस बॉल या यही स्माइली बॉल, मान लीजिए 1 आध करोड़ बॉल आपको हम देते हैं और हम आपको कहते हैं, मुंह खोला ना, इसका उद्घाटन आज कर देंगे बढ़िया से, अभी तक उद्घाटन हुआ नहीं है और तीसरी चौथी बार अब हमको लगता है 4 5 बार बोल चुके हैं। प्लीज शांत हो जाइए, काहे दिमाग खराब कर रहे हैं। मुंह बंद करके यदि नहीं बैठा जाता है, ऑफिस में जाके खिस्सा कीजिए। यहाँ क्लास में क्यों खिस्सा कर रहे हैं? यहाँ खिस्सा करने के लिए थोड़ी आए। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार और आप मान नहीं रहे हैं। पढ़ने आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है, खिस्सा करने आए हैं तो भी स्वागत है, ऑफिस में जाके कीजिए। आप खिस्सा करने आए हो या पढ़ने आए हो, दीजिएगा रुपया ही हमको, तो फायदा तो दोनों में है आपको, लेकिन एक स्थिति में मुंह फाड़ देंगे हम, दूसरी स्थिति में प्यार से पढ़ा देंगे। गधा इतना बड़ा हो गया, 4 5 बार बोलना पड़ा है कि चुप रहो चुप रहो, समझ में अपना नहीं आता है क्या? माथा में भूसा भरा हुआ है, तोड़ पकेट बार तो 4 को पहुंच जाता है, यहाँ नाटक ये हो रहता है। इतना भी बढ़िया चालो ना कि ढंग से इसको बताओ, नुनू बहुआ करके प्यार से, नहीं प्यार से मानेंगे से, लेत कुछ हो गया है सब। को ये क्यों नहीं समझ में आती है कि पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों को दिमाग में लाना पड़ता है। सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ है कि 1 करोड़ बॉल स्माइली लीजिए मानिए, ये सब समझाने के लिए बोलना पड़ता है और ये सब बात दिमाग में लाने के लिए दिमाग को स्थिर करना पड़ता है। बैठ जाते हो, अब बहुत बड़ा बढ़िया लगता होगा, अगला दिन से एक तरफ से सबको खड़ा खड़ा कर तब पढ़वाएंगे, नौटंकी करते रहते हो। 12th में चला गया, इंग्लिश मीडियम के लोग हैं आप, आपसे ज्यादा मेच्योर तो बाकी किसी बैच के लोग नहीं होते हैं, और आप ही लोगों का ये दुर्दशा है, तो बाकी बाकी का समझ लीजिए क्या होगा। हमारे मन में अपना परसेप्शन खराब मत करो, नुकसान हो जाएगा तुमको। जिस दिन मेरे दिमाग में ये आ गया ना कि तुम पढ़ने लिखने वाले नहीं हो, तो पढ़ाने के बदला तब उड़ाना शुरू कर देंगे। तब ये मत कहना कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, समझ में नहीं आ रहा है, थोपिए वो करेंगे तब। गल बानर सब। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब समझिए, पहले जो हेडिंग आप लिखे हैं उस हेडिंग का मतलब समझिए। मान लीजिए कि आपको एक आध करोड़ स्माइली बॉल दे दिया गया। हम स्माइली बॉल या किसी भी स्फेयर पर बार बार इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स होते हैं उसका शेप स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल अरेंजमेंट पर ही हम पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। तो एटम काफी छोटा होता है, दिखता नहीं है, तो उस पर हम मान नहीं सकते हैं। जो दिखता है हम उस पर मान के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1 आध करोड़ बॉल लेके आपको हम कहते हैं कि उसको आप अरेंज कीजिए। तो जब आप अरेंज कीजिएगा तो पहला चीज जो अरेंजमेंट आपके दिमाग में आएगा वो ये कि एक बॉल को यहाँ रख दिए, एक बॉल को यहाँ रख दिए, एक बॉल को यहाँ रख दिए। ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, जहां मन हुआ वहां फेंक दिए। है कि इसके अगल बगल पूरा जगह खाली है ना जी, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। इसी को जब हम क्लोज्ड करेंगे तो निश्चित रूप से एक बॉल दूसरे बॉल के क्लोज होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए। तो इस कांटेक्ट में लाने के लिए आप 3 तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक बॉल का अरेंजमेंट 1 डायमेंशन में आप कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में आप कर सकते हैं, और एक अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। 1 डायमेंशन में करने का मतलब जिसमें केवल एक लेंथ हो, सिर्फ लंबाई रखिए। 2 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, और 3 डायमेंशन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। पहले आप हमको ये बताइए कि किसी भी सॉलिड का निर्माण किस में होगा, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन में? सॉलिड सब्सटेंस का अरेंजमेंट हमेशा 3 डायमेंशन में होता है, लेकिन पढ़ना आपको 1 डायमेंशन भी है, पढ़ना आपको 2 डायमेंशन भी है, क्योंकि इस दोनों के बिना हम 3 डायमेंशन को समझ नहीं सकते हैं। तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, माना हुआ है। जो रियल होता है वो होता है 3 डायमेंशनल। तो हम एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे
इसमें देखिए, इसमें जो हमारा सब टॉपिक है, जो मेन टॉपिक था वो था क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हमने पहला क्या लिखा, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब ये वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग का मतलब समझिए। अब मान लीजिए कि बॉल को आप अरेंज करना शुरू कर दिए कुछ इस तरह से, और ऐसे अरेंज करते हुए 2-3 किलोमीटर तक आप आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, इसमें तो एक ही ना लेंथ आपको मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि इसमें यदि हम साइड वाले आइटम को छोड़ दें और कोई भी बीच वाला आइटम पकड़ लें, जैसे मान लो कि ये वाला आइटम हम पकड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कितने आइटम के डायरेक्ट संपर्क में है? दो आइटम के डायरेक्ट संपर्क में है, एक ये वाला आइटम और एक ये वाला आइटम। तो बताइए इस तरह के अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। इसीलिए नीचे साइड में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। पहले आप 1 नंबर हेडिंग डालिए, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ये फिगर बनाइए और उसके बगल में लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। और हम आपको पहले बोल चुके हैं कि आप जब भी काम कीजिएगा तो बीच वाले आइटम पर, बगल वाले पर नहीं। आप कहिएगा कि सर इसका तो हमको एक के नजर आ रहा है, तब हम कहेंगे कि एक और गेंद इधर लगा दो, तब तुमको 2 नजर आने लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम तो करेंगे ना जी। तो ये सरफेस एटम हो गया। सरफेस एटम को हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यह एक अनबैलेंस एटम होता है। हम अभी इस एटम पर बात कर रहे हैं। पढ़ें आगे। देखिए, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, मतलब अब हम एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जिसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा, जहां पर आप एरिया निकाल सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये दो तरह का अरेंजमेंट होता है। एक को कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक को कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कैसे होता है, चूंकि सारी पॉसिबिलिटीज पर हम काम कर रहे हैं तो उसको देखेंगे। 2 नंबर लिखिए तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नीचे एरो देख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। पहले आपको लिखना था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, और नीचे एरो देके लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट in close packing in 2 dimension. There are 2 types of arrangement in close packing in 2 dimension. दोनों का नाम लिखिए तो इंग्लिश में। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहां पर के छूट गया है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्टली हम लोग इसको बोलते हैं एससीपी, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बोला जाता है एचसीपी। तो हम जब एचसीपी बोलें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझेंगे, और एससीपी बोले तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग समझेंगे। देखिए ये कहाँ से आया। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अभी आप एचसीपी पढ़ रहे हैं, किसमें? 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में।
आप आगे पढ़िएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। किसका? HCP का, बशर्ते कि वो किस डायमेंशन में हो? 2 डायमेंशन में। और एक होता है HCP इन 3 डायमेंशन, वहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 12 होता है। एग्जाम में कई बार पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP स्ट्रक्चर, तो वहां पर आप 6 को आंसर में मारेंगे या 12 को? 12 को। क्यों? क्योंकि 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, ये होता नहीं है। बस हम एक सोच रहे हैं कि हाँ ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में कोई भी ठोस बनेगा, एटम का अरेंजमेंट होगा, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, हम केवल एक एटम का लेयर बनाए, वो लेयर आपको आर पार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो एटम इतना छोटा छोटा होता है कि वो आपको दिखेगा भी नहीं, एटम दिखेगा भी नहीं और लगेगा कि कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में HCP यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ध्यान रहे कि HCP में क्या पूछ रहा है, 2 डायमेंशन पूछ रहा है या 3 डायमेंशन पूछ रहा है? 2 डायमेंशन में पूछेगा तो आंसर होगा 6, 3 डायमेंशन में पूछेगा तो आंसर होगा 12। और यदि डायमेंशन का चर्चा ना हो तो हम क्या समझेंगे? 3 डायमेंशन और आंसर होगा हमारा 12। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे 12 होगा, अभी तो 2 डायमेंशन पर हम काम कर रहे हैं। चलिए ए नंबर देखते हैं, क्या था? SCP। अभी आप लिखिएगा मत, देखिए इधर जो काम हम कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। हम क्लोज पैकिंग करना शुरू किए तो कुछ इस तरह से बॉल पर बॉल को हम दिखा रहे हैं। और आप यह भी गौर से देखिए कि बॉल पर बॉल हम डाले हैं, बॉल के इंप्रेशन में बॉल नहीं गया है। बॉल के इंप्रेशन मतलब बॉल के गैप में बॉल नहीं गया है। अब थोड़ा बी नंबर को देखिए, ये क्या है? HCP। यहां भी थोड़ा आप गौर से देखिए कि यहां हम क्या कर रहे हैं। पहले आप बताइए कि बेसिकली दोनों अरेंजमेंट में अंतर क्या है? यहां पर बॉल के ऊपर बॉल है, बॉल के ठीक ऊपर बॉल है, और वहां पर 2 बॉल के इंप्रेशन में बॉल, इंप्रेशन मतलब गैप होता है, बीच में जो जगह बन रहा है उसमें गैप। आप बताइए तो आपको कौन स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब सटा सटा हुआ स्ट्रक्चर लग रहा है? हेक्सागोनल, वो वाला? तो ऐसा नहीं लगता है कि यदि इस स्फेयर को हम ऑटोमेटिक अपने आप अरेंज करने के लिए छोड़ दें तो ज्यादा मात्रा में इसके अरेंज होने की संभावना है, बॉल पर बॉल के जाने की संभावना थोड़ी कम है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, यदि हम इस तरह से बॉल को सेट करें तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर एक स्क्वायर का निर्माण हो रहा है? लेकिन क्या लगता है कि यहां पर स्क्वायर का निर्माण होगा जब सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे, तो यहां पर देखिए यहां पर हेक्सागन का निर्माण हो जाएगा। तो यहां हेक्सागन बना कि नहीं? तो लंबाई और चौड़ाई इसमें भी है, लंबाई और चौड़ाई इसमें भी है, ये भी 2 डायमेंशनल है, वो भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन अरेंजमेंट बदला है। एक में एक अरेंजमेंट करने पर स्क्वायर मिलता है और एक अरेंजमेंट करने पर हेक्सागन मिलता है। अब इसमें यदि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को चेक करें तो वो इजीली चेक हो सकता है। बताइए इस केस में कौन कौन बॉल एक दूसरे के संपर्क में है? पहले आप रिफरेंस एटम मानिए, रिफरेंस एटम हम मान लेते हैं इसको, यही तो थोड़ी देर पहले हुआ है। कौन कौन बॉल संपर्क में है इसके? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। बताइए इसके अलावा और कोई है? तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और यहां देखिए यदि यहां पर हम रिफरेंस एटम मान लेते हैं इस बीच वाले को, ये भी सटेगा। यहां पर कुल कितना बॉल है जो एक दूसरे के संपर्क में है, मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं, सॉरी, इस रेफरेंस आइटम हम जिस पर काम करें उसके संपर्क में है? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? बताइए, क्लियर है? तो सुनो, अब हम जो हमारा अगला टॉपिक है वह है क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आपको ऐसा नहीं लगता है ये ऐसा हम एकाध 100 लेयर बना लें? ये एक लेयर है ना जी, ऐसा एकाध 100 लेयर हम बना लें, एक लेयर को नीचे रख दें, जैसे मान लो इसको हाथ पर हम ऐसे रख रहे हैं,
फिर उसके ऊपर एक लेयर रख दें, फिर उसके ऊपर एक लेयर रख दें, फिर उसके ऊपर एक लेयर रख दें, लगेगा कि बॉल के ऊपर बॉल मतलब आता चला गया है। इसमें लंबाई चौड़ाई तो था ही, लेयर बाय लेयर ये अब ऊंचाई भी ना देने लगेगा, और ये किस में चला जाएगा, 3 डायमेंशन में। एक्चुअल में इसी को ना बार बार रिपीट करके अरेंज करके 3 डायमेंशनल बनेगा, इसीलिए 2 डायमेंशनल पढ़ना जरूरी था। इसको भी बार बार हम एडजस्ट करेंगे तो फिर वो भी एक अलग शेप देगा, तो जो देगा वो तो आगे का हमारा टॉपिक होगा, पहले इसको उतार लीजिए। फिगर बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, स्फेयर आपका बहुत छोटा ना बने और स्फेयर आपका बहुत बड़ा ना बने, क्योंकि दोनों स्थिति में आपका फिगर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, समझ में आपको नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा ऐसा दिखाते तो आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, और इतना बड़ा बड़ा कर देते तो फिगर देखने में खराब लगता। तो ये बीच का जगह लिया गया है, आप उसको देखिए ना, वो तो आपका स्किल होना चाहिए कि आप कैसे कॉपी पर डालते हैं उसको। हाँ, वही बोल रहे थे, देखो मक्खी का मूड़ी बना दी, कहाँ उसमें स्क्वायर बनाएगी और कहाँ बॉल को टच करते हुए दिखाएगी। सुनो, सुनो इधर, घर पर इसको तुम घर पर बनाओगे, आराम से बैठ के स्थिर होके बनाना, जगह छोड़ के अगला ही नहीं डालिए। अब देखो, इतना बात दिमाग में सेट करके घर पर काम नहीं कर सकता है, यहीं उतारेंगे। ठीक है, उतारिए। अरे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, उतार के निकलो जल्दी। नेक्स्ट क्लास होगा हमारा क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये हमारा ओरिजिनल टॉपिक है, क्योंकि ये सब तो हाइपोथेटिकल था।